बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे थे साउंड एंड वेव्स वाला, ठीक है। और इसका हमने पहला पार्ट कर लिया था। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया इस बार, मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली 9 डेज़ हो गए, ठीक है, कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए। लेकिन इंशाल्लाह आज हमने करना ये है कि हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है आज, ठीक है। और इसके जो इसका रिड्यूस सिलेबस कर दिया उसके बाद थोड़े टॉपिक्स कम हो गए, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा 2 या 3 टॉपिक्स ख़त्म हुए हैं। इसके अलावा चीज़ उसकी मतलब कम नहीं होगी, ठीक है। ये वाहिद चैप्टर है जो बड़ा कम मतलब कम हुआ है। चैप्टर नंबर 11 के बनस्बत इसमें टॉपिक्स बहुत कम रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह जितने आपने सवाल किए हुए थे, मुझे टाइम नहीं मिला उसको देखने का, इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में मैं उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा, ठीक है। मतलब मैं हाथ के हाथ देख के बताता जाऊंगा आपको कि मैंने देखा था कुछ एक दो इस्लामियत वगैरह के हवाले से हैं, मैं इंशाल्लाह उसको बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी बातों से हटके बिल्कुल टॉपिक पर आते हैं फ़ौरन। एग्जाम्पल हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है ना यहाँ पे, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तो स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार सिंपल पेंडुलम का आ गया कि भाई सिंपल पेंडुलम में बता दो कि किस तरीके से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। स्प्रिंग का बहुत आसान है, इसका भी आसान है, इसमें थोड़ा सा चीज़ों को बस घुमाया फिराया हुआ है और कुछ नहीं है। बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ लिया था। अब उसकी जो बहुत सारी चीज़ें थी कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सारी चीज़ें थी। अब हमने उसको सिर्फ उसे अप्लाई करना है सिंपल पेंडुलम के ऊपर। आपको पता है स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम में एक बात खास है, स्प्रिंग को तुम खींचोगे ना, जब अपनी तरफ खींचोगे तो थोड़ी देर तक वो वाइब्रेट करेगी, देन वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। ये स्प्रिंग की क्वालिटी है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की भी ऐसी है, पेंडुलम चलता रहेगा और वो अपने एक ही पाथ के ऊपर चलता है, ऐसा नहीं है कि वो चलता रहता है। अच्छा चलो, कश्ती वाले तुम झूले की मिसाल ले लो, जिस तरह हम पढ़ रहे थे, तो वो जब चलना शुरू होता है पहले यहाँ जाता है, फिर इस तरफ, और इन द एंड बीच में आके रुक जाता है। बस ये सिंपल सी बात है। क्या बोल रहे हैं? एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सब्सटेंडेड बाय अ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। कोई सपोर्ट नहीं होती उसकी, मतलब कोई एक खास सपोर्ट के हिसाब से वो अपना सारा काम कर रहा होता है। मतलब सिर्फ पर यहाँ से, जैसे ये मैं अगर पेंडुलम की मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल ये पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी मेन सपोर्ट है, बस जस्ट एक फिक्स सपोर्ट है। और उसके बाद ये पॉइंट ए पर आया, फिर पॉइंट बी पर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, और एंड ये बीच में पॉइंट ओ पर आके रुक जाएगा, ठीक हो गया। ये मैंने एम एन और थीटा ए बी जो भी दे दिए, आप इसको अपनी तरफ से भी नाम दे सकते हो, ठीक है। कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं। इस टॉपिक को इतना ज्यादा कोई हाइप क्रिएट करके मत लेना, बहुत आसान सा टॉपिक है और मे बी पॉसिबल कि ये इस बार नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि चैप्टर नंबर 12 का ये वाला टॉपिक इस बार आएगा, मेरे हिसाब से। मे बी पॉसिबल मैं गलत हूं, लेकिन नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? कंसिडर सिंपल पेंडुलम इन द बिगनिंग। जब हमने सिंपल पेंडुलम को मतलब कंसिस्ट किया है, ठीक है। इन द बिगनिंग बॉब ऑफ पेंडुलम इज एट पॉइंट ओ। हमने शुरू में क्या बोला? ये जो पेंडुलम का जो बॉब था ये पॉइंट ओ पर है, ठीक है। अच्छा, इज एट पॉइंट ओ एंड देन इट इज डिस्प्लेस्ड टू ए। और जब मैं इसको धक्का दिया है तो ये डिस्प्लेस्ड हुआ और ये ए तक आया, ठीक है। जब ये ए तक आया तो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए इज एक्स। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बस आपको बताने के लिए कि O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है ना, उसको चलो लिख भी देते हैं, वो हमारे पास कहला रहा है x, ठीक है। यानी कि O से ये पेंडुलम अपनी जगह पे रुका हुआ था, जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो पहले यहां पर आएगा, ठीक है। जब मैं इधर से फोर्स करूंगा तो ये पहले यहां पर आएगा, तो पहले यहां पर आया और ये पॉइंट A तक आया। जब ये A तक आया तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस O से लेके इस A तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा x। मैंने यानी बात बता दी, ठीक हो गया। द वर्क डन इज, हम हमेशा पता है हमें कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? FD, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितनी चीज मतलब डिस्प्लेस होती है। लेकिन यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया? Fx, यानी कि मैंने फोर्स लगाया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, बस मैंने d की जगह पे x लगा दिया। इतना बताया कि डिस्टेंस उसने जितना कवर किया है तो d की जगह पर x, यानी कि उसको जब मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं तो वो Fx कवर कर रहा है, ठीक हो गई बात। अच्छा, कंप्लीट नहीं है, अगला पार्ट इसका यहाँ पर आना है। उसके बाद इसके बाद हमारे पास साउंड का टॉपिक है बस, और उसका चैप्टर नंबर 12 खत्म है। कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल भी करवा दूं आज ही इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे क्या है। अच्छा जी, देख लो यार, इसको इंग्लिश में तुम खुद इसको पढ़ के लिख भी सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। शुरू में क्या बोल रहे हैं? एंड इट्स गेन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट ए। हमने क्या बात की है कि जब भी कोई चीज जमीन से ऊपर होती है वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन चैप्टर नंबर 8, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी एट ए
क्योंकि क्या था, ए ये था, बी ये था, ठीक है, और बीच में ओ पॉइंट, यानी कि अगर झूला कश्ती वाला इधर से इधर गया इस जगह पर ऊपर तो ये ए है, इस जगह पर ऊपर तो ये बी है, और बीच में तो वो ओ है, ठीक है। तो ए पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। व्हेन रिलीज इट स्टार्ट्स पीरियोडिक मोशन अराउंड इट्स मीन पोजीशन, जब उसको रिलीज किया, छोड़ा, वो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ गया, यानी कि ओ पर आ गया, और ओ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम। इट मींस दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर एट ए एंड बी, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो पॉइंट ए है पॉइंट बी है, यानी कि झूला जब यहां पर ऊपर है, जब यहां पर ऊपर है, तो इस वक्त इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जब झूला बिल्कुल बीच में रुका हुआ है तो इस वक्त यानी कि ओ के पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात हो गई है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद यार वही वक्तन फक्तन बात की जा रही है कि जब वो O टू A पर आ रहा है और O टू B पर आ रहा है तो उसका टाइम डिक्रीज हो रहा है, और इन सब बातों की जो समरी निकाली है ना, सो वी से दैट, आखिर में जो मेन पॉइंट ये थे, उसके बाद आखिर में जो समरी निकाली वो क्या है, सो वी से दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉब, यानी कि वो जो बॉब है पेंडुलम वाला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं आपको बताऊं, असल जो पूरी समरी की लाइन है वो यहां से लेके यहां तक की है, ठीक है। यहां से यहां तक तुम जितनी चीजें इधर उधर कर लोगे कोई मसला नहीं है, कोई तुमसे पूछनी होगी, लेकिन यहां से लेके यहां तक की चीज तुम्हें वर्ड टू वर्ड लिखनी है, बिकॉज ये समरी है, ये खुलासा है। जो चेकर होगा, जो कोई भी तुम्हारा टीचर होगा, वो चेक इन लाइंस को करेगा, ठीक हो गया। क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के इन अपोजिट डायरेक्शन, और जब भी बात आ जाए अपोजिट डायरेक्शन की तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये मैंने अभी निशान बनाया है, ठीक है, वैसे ही कोई निशान नहीं है, माइनस एक्स। माइनस व्हाट इज माइनस, जब भी मैं बात करूंगा अपोजिट डायरेक्शन, मैंने एक बात कही थी, अगर याद हो, पॉइंट ओ ये है और ए ये है, मैंने कहा था O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा x। आ गई वाली बात। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब माइनस x क्यों है, क्योंकि वो जब वापस आएगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगा, जैसे ही वो चीज अपोजिट डायरेक्शन में गई हमारे पास वो चीज माइनस में आ जाएगी। याद रखना, जब भी मैं यहां से उधर एक कोने तक जा रहा हूं तो ये बिल्कुल सीखे, लेकिन अगर मैं अपोजिट आऊंगा तो ये माइनस में वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसी तरह इसका स्प्रिंग का है, स्प्रिंग हमारे पास अगर हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो स्प्रिंग जिसके साथ अटैच हुआ है वो जब उसको अपनी तरफ खींचेगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इन सारी बातों की एक बात आखिर में ये निकली कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बिकॉज हमने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स के साइन से या एक्स के अल्फाबेट से हमने उसको रिप्रेजेंट कराया था, ठीक हो गया। इसको तुम लोग छाप सकते हो आसानी। अब हमारे पास एक आखिरी टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, क्योंकि रिड्यूस हो गया मामला। वो टॉपिक है हमारे पास साउंड का, उसको साउंड को निपटाते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कोशिश करते हैं जल्द से जल्द उसको करें, और मेरी कोशिश है मैं आज ही आपको न्यूमेरिकल्स करवा के इस चैप्टर की बिल्कुल कहानी को एंड करवाऊं, ठीक है। आ जाओ साउंड के टॉपिक पे। अच्छा भाई देखो, हमारे पास मैंने सवाल क्या बना दिया, मैंने सवाल बना दिया कि राइट डाउन द नोट ऑन साउंड, यानी कि पूरा मतलब उसको नोट की सूरत में मैंने दे दिया। इसमें बहुत सारे हेडिंग्स अभी आ जाएंगी। बेसिकली साउंड है क्या, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। मैं बोल रहा हूं तो इस वक्त मैं वाइब्रेटिंग बॉडी हूं और मेरी आवाज जो निकल रही है दिस इज कॉल्ड साउंड, ठीक है। द प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन डिपेंड्स अपॉन, अब ये किस तरीके से आप तक पहुंचती है, क्या सारी चीजें होती हैं, ये तीन चीजों पे बेस करती है। यानी कि नंबर वन इज वाइब्रेटिंग बॉडी, मेरा होना जरूरी है, यानी कि जिस चीज से साउंड आ रहा है, आपने सिस्टम चलाया हुआ है, आप खुद बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं हूं तो यकीनन वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं है तो आपको आवाज नहीं आएगी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का होना, जहां से साउंड आ रहा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर टू, अ मटेरियल मीडियम, एक पाथ है जिसके जरिए मेरी आवाज आप तक आ रही है, ठीक है, या मैं कोई भी चीज सुन रहा हूं तो उसकी आवाज मेरे कानों तक आ रही है, तो मीडियम का होना जरूरी है। एंड अ रिसीवर, जाहिर है आप सुन रहे हो, ठीक है, तो आपकी मौजूदगी भी उतनी जरूरी है जितनी मेरी मौजूदगी जरूरी है, ठीक हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कि म्यूजिकल साउंड्स का यहाँ पे वर्ड है, लेकिन आप इसको साउंड ले सकते हो, ठीक है। म्यूजिकल साउंड्स हैव थ्री फॉलोइंग फैक्टर्स, इसके तीन फैक्टर्स हैं। नंबर वन इज लाउडनेस, पिच और क्वालिटी।
लाउडनेस, अब मैं मशहूर हूं कि भाई मेरी आवाज बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि बहुत आगे तक जाती है, तो लाउडनेस क्या है, अभी उस पे आते हैं। उसके बाद पिच क्या है, हमने सुना होगा अक्सर वैसे जो इवेंट मैनेजर होते हैं, जो इवेंट मैनेजर होते हैं, वो जब जो साउंड सिस्टम को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उनके लिए पिच बहुत जरूरी होती है कि बेसिकली किस पिच पर आपकी आवाज मुझ तक आएगी, यानी कि पिच का बेसिकली साउंड के अंदर बड़ा अहम दखल है जब एक हम बड़े इवेंट की बात करते हैं। और क्वालिटी, यकीनन जितनी ज्यादा बेहतर पिच होती है, मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं, बेसिक हम तो सिंपल कोई चीज स्टार्ट की और सुनना शुरू कर दिया, लेकिन जो इसके करता धरता है ना, जो बेसिकली पूरा मतलब कोई, जैसे आपने देखा होगा सियासी मतलब जलसा हो रहा है, तो उनके अपने लोग होते हैं साउंड वाले, ठीक है, तो वो बेसिकली पिच को और क्वालिटी को और लाउडनेस को, इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं ताकि जो रिसीवर की कानों तक आवाज जाए, उसको कोई चुभती हुई आवाज ना जाए, उसको जो आवाज जाए वो बिल्कुल ऐसी जाए कि उसको समझ में आ रही हो, ठीक है। और क्वालिटी नंबर 3 है। अब ये अब हमने पढ़ना इन तीनों के बारे में नहीं, ये तीनों तो कांस्टेंट है, इनके बगैर तो आपका काम ही नहीं है ना साउंड का। हमने इन तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से खत्म हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही है, मैंने पिछली बार में ही बोला है कि न्यूमेरिकल्स आज हो जाए यार, ताकि हमारा काम निपट जाए, ठीक है। आओ इसको 3 को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा भाई, अब हमने लाउडनेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। बेसिकली लाउडनेस है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें के लाउड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड या डिफरेंशिएट फ्रॉम अ फेंट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंट? फेंट का मतलब सबको पता होगा हल्की आवाज, लाउड का मतलब बहुत तेज। तो लाउड को हम डिफरेंशिएट यानी कि अलहदा करते हैं हल्की आवाज से, दिस इज कॉल्ड लाउडनेस, ठीक है। हम इसमें फेंट की बात नहीं करते, फेंट बहुत हल्की, मतलब बिल्कुल हल्की सी आवाज, बहुत सारे लोगों की होती है ना बहुत हल्की सी आवाज होती है और किसी की बहुत ज्यादा तेज होती है, हम दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कि इसकी आवाज ज्यादा है, लाउड है, इसकी फेंट वन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब किन फैक्टर्स के ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है? नंबर 1 इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की शिद्दत, इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत, साउंड की शिद्दत कितनी ज्यादा है, आप जितनी शिद्दत से बोल रहे हो यकीनन उतनी ज्यादा लाउडनेस का फैक्टर वहां पे वो कर रहा है, मतलब मौजूद है, ठीक है। नंबर 2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है वाइब्रेटिंग बॉडी का, लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सराउंडिंग बॉडी, सराउंडिंग बॉडी का सरफेस एरिया जितना ज्यादा है, जितना ग्रेटर है, लाउडनेस उतनी ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी जितनी ग्रेटर है, हमारे पास लाउडनेस भी उतनी ज्यादा होगी। और नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, मेरे और आपके दरमियान, फॉर एग्जांपल जो भी साउंड क्रिएट कर रहा है, हमें कहीं से आवाज आ रही है, उसके और लिसनर के दरमियान अगर बहुत ज्यादा फासला है तो यकीनन लाउडनेस कम होगी, और अगर कम फासला है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, यानी कि उसको आवाज क्लियर आ रही होगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास कंप्लीट लाउडनेस का है। अब हमने जो करना है, अब हमने जो उसकी सेकंड हमारे पास पॉइंट था उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। अच्छा भाई, इसका जो सेकंड और थर्ड हमारे पास जो होते हैं फैक्टर्स है, ठीक है। नंबर 2 इज पिच, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो दो चीजों में डिफरेंशिएट करती है, जैसे कि वहां पर लाउड और फेंट का जो डिफरेंशिएट था वो लाउडनेस कहलाता है, ठीक है। लाउड मतलब तेज, फेंट मतलब हल्की आवाज। अब यहां पर श्रिल और ग्रेव का, श्रिल का मतलब है आप ये समझ लो, श्रिल साउंड क्या होता है, बारीक साउंड, और ग्रेव मतलब बहुत सख्त आवाज, कोई पठान होते हैं ना जो बिल्कुल सख्त वाली आवाज अपनी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कहलाती है ग्रेव साउंड। और कुछ लोग होते हैं बहुत हल्की हल्की, मतलब लड़कियों की तरह बोल रहे होते हैं, मैं वो नहीं कर रहा किसी की तौहीन, लेकिन एक वो आवाज होती है ना बारीक सी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं श्रिल साउंड। और जो सख्त आवाज होती है वो कड़क, जैसे कि आप आर्मी वालों की ले लो, ठीक है, फौजियों की आवाज बड़ी सख्त होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेव साउंड। इन दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंशिएट है उसको हम कहते हैं पिच। अच्छा, पिच किन किन फ्रीक्वेंसी या किन किन चीजों में इफेक्ट करता है? द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी उतनी ज्यादा पिच हाई होगी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम होगी, स्मॉल होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास पिच भी स्मॉल होगी, कम होगी। क्वालिटी क्या है? नंबर 3 और लास्ट, इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच इनेबल अस टू रिकॉग्नाइज इट एंड अरेंज इट्स सोर्स इज कॉल्ड क्वालिटी। जितनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी हमारी समझने के लिए, वो कोई फटी हुई आवाज़ नहीं होगी, या मतलब एक क्वालिटी के अंदर आप, मतलब इसमें कोई फैक्टर्स नहीं है, ये सिंपल अपनी वर्ड के तुम ले सकते हो। जितनी ज़्यादा हम क्वालिटी को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा
वो रिकॉग्नाइज करने में हमें आसानी होगी। ये बस इसकी सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर 12 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास का क्या रह गया है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही न्यूमेरिकल्स भी करवा के न्यूमेरिकल को भी अपलोड करवा दूँ, ठीक है। और वरना इंशाल्लाह नहीं, चलो कोशिश यही है कि आज ही, टाइम अभी हमारे पास है 11 बजे में, मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स को भी करवा के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा के अपलोड करूँ, ताकि हमारी ये जान छुटे और फिर मैं तुम्हारे सवाल के जवाब भी देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपको न्यूमेरिकल्स करवाते हैं एंड देन फिर आपसे उन सवालों पर बात करते हैं।